हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी हिस्ट्री पार्ट की, हमारे अतीत भाग 3, जिसमें हम आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना इस चैप्टर को कर रहे थे। तो चल ये हम करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो आगे के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ अगर हम जो मुखिया थे उनके ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो जब जैसे ही औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के ऊपर जीवन की क्या प्रभाव पड़े, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जो मुखिया थे उनके ऊपर सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ा। जब अंग्रेज़ों का जो है कंट्रोल इन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं था, तो तब आदिवासियों की कंप्लीट पूरे कुनबे के ऊपर उनके मुखियाओं का अधिकार होता था। और मुखियाओं को एक महत्वपूर्ण और सम्मान का की जगह दी जाती थी। और पूरी तरह से जो शासकीय नियंत्रण है वो आदिवासी के मुखिया के हाथ में होता था। और उनकी अपनी ही एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। और ज़मीन का प्रबंधन का काम वो मुखिया ही खुद नियम उनके बनाता था। और भिन्न प्रकार के जो मालिकाना हक है वो आ, ज़मीन के वो मुखिया के द्वारा ही दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक शासन स्थापित होता है, तो मुखियों जो आदिवासी जनजातियों के मुखिया थे उनके ये सारे अधिकार छिन जाते हैं। अब ये अधिकार आ, पूरे के पूरे ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में होते हैं। तो इस तरीके से इनके समूह में मुखियाओं की जो जो उनकी मुखिया स्टेज थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनको नुकसान हुआ। और उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो नियम थे उनको मानने के लिए बाध्य किया गया। और इस तरीके से मुखियाओं की जो दशा है वो काफ़ी ख़राब होती है। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों ने जो घुमंतु कृषि करने वाले लोग थे उनकी इस कृषि के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब इस बैन के माध्यम से घुमंतु कृषि करने वाले लोग धीरे धीरे स्थायी कृषि की तरफ या किसी अन्य कारोबार की तरफ जाने लगे। तो ये लोग एक ही स्थान पर कृषि करने लगे। तो इस प्रकार का पहला परिवर्तन देखने को मिला। तो ये किसान है, एक तरह से जो है धान की बुआई कर रहे हैं। तो इसके अलावा अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरी ज़मीन के भिन्न प्रकार के माप तय किए। और उस माप के ऊपर एक निश्चित कर टैक्स जो है लगान के रूप में वो अंग्रेज़ सरकार को जमा करवाना होगा। तो और भिन्न प्रकार के जो ज़मीन को जोतने के नियम हैं वो इनको समझाए जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे घुमंतू खेती करने वाले लोगों एक स्थायी कृषि की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और गुजरात के जंगलों में इस प्रकार की खेती जो है भील औरतें करती थी, जो ऊपर दिखा रखी थी। तो ये भील औरतें हैं जो गुजरात में कृषि कर रही हैं। तो ये स्थायी कृषि का जो प्रोसेस था इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा इन आदिवासियों के लिए, क्योंकि थोड़े ही समय में उस भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। और परंपरागत अपने हलों के माध्यम से ये इस प्रकार के व्यवसाय को करते थे, तो जिससे वो व्यवसाय पूरी तरह से फला फूला नहीं। तो धीरे धीरे ये जो परंपरागत ढंग से जिस तरह की कृषि करते आ रहे थे, तो उस तरह की ही कृषि की तरफ जो है धीरे धीरे ये लोग बढ़े। और खेत को खाली छोड़ देते कुछ समय के लिए और दोबारा से उसी खेत के ऊपर कृषि कर लेते। थोड़ा स्वरूप जरूर बदल गया था, लेकिन इस तरह की कृषि जो है पूरी तरह से लाभकारी नहीं थी। और धीरे धीरे कुछ कबीलों ने जंगलों के कुछ हिस्से के में जो है इस प्रकार की घुमंतू कृषि करने की इनको छूट भी मिल गई। तो इस तरह से ये अंग्रेज़ों का ये पूरी तरह से घुमंतू कृषि को ख़त्म करने का जो प्रोसेस था वो चल नहीं पाया, क्योंकि जोग्राफिकल भी कारण होते हैं, भौगोलिक कारण भी होते हैं। उस क्षेत्र में पानी का स्तर क्या है, मिट्टी किस स्ट्रक्चर की है, तो वो भी तय करती है क्या यहाँ पर हर साल फसल उग सकती है या नहीं उग सकती है। आगे अगर हम बात करें तो वन कानूनों का
उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने जो जिस क्षेत्र में जिन जंगलों में ये आदिवासी समूह के लोग रहते थे उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और उनको एक तरह से ब्रिटिश क्षेत्र की का जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब आरक्षित क्षेत्र घोषित होने की वजह से वहाँ से इतनी आसानी से खुलेआम ये आदिवासी लोग नहीं घूम सकते और ना ही वहाँ पर झूम खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जंगलों के ऊपर ना तो वो फल इकट्ठे कर सकते हैं और ना ही शिकार कर सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियाँ जंगलों के ऊपर अंग्रेज़ों को द्वारा आरक्षित घोषित करने की वजह से आदिवासियों के ये सारे के सारे अधिकार छिन गए। तो इस तरह मजबूरन उन लोगों को आदिवासी लोगों को काम की तलाश के लिए रोज़गार के लिए मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर भी पाबंदी लगा दी। तो जिसके उनके सामने एक नए प्रकार की भी समस्या सामने पड़ गई। अब दूसरी ओर रेलवे स्लीपर को पेड़ काटने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो जिसके लिए अब इन्हीं जंगलों को काटा जाएगा और रेलवे अंग्रेज लोग रेलवे बिछा रहे थे। तो रेलवे के लिए जो पटरी होती है तो उसके बीच में इस तरह की स्लीपर होते हैं। उन स्लीपरों के लिए लकड़ी चाहिए और ये लकड़ी यहीं जंगलों को काट काट कर आएगी। अब जब जंगलों को काटना है तो इन्हीं लोगों को ही जंगल को काटने के लिए अंग्रेज़ भाड़े पे रख लेते हैं। इस घटना से आप क्या समझ सकते हो, अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारतीय लोगों का शोषण किया। तो इस बात को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाते हो। अगर ये घुमंतू खेती के माध्यम से ये जंगलों को काट रहे हैं तो वो तो नाजायज़ है, जबकि ये रेलवे को बिछाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं तो वो कहाँ तक जायज़ है। तो इस बात के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से औपनिवेशिक अधिकारियों ने क्या किया, इन्हीं काश्तकारों को इन्हीं के खेतों के ऊपर मजदूर बना दिया। यहाँ पर स्लीपर का मतलब बता रखा है। तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जो मैंने बताए थे रेल की पटरी के ऊपर बिछाई जाती है। आजकल तो ये पत्थर के हो गए हैं। इसी तरह के नियम और कायदे कानूनों की वजह से बहुत सारे आदिवासी समूह अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया और नए नियमों को पालन करने से इनकार कर दिया। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था इस तरीके को अपनाने की बात जो कर रहे थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो इस तरीके से खुलेआम जो जनता के द्वारा सरकार के नियमों की खुलेआम उनको चुनौती दी जाने लगी। तो एक प्रकार से ये खुलेआम बगावत कर दी गई। तो 1906 में एक संगमा जो असम में है ये विरोध हुआ था। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह, इस प्रकार के दो विद्रोह हैं। तो दो विद्रोह कौन से हैं वो नाम आपको याद रखने हैं और कब हुए थे। तो पहला है 1906 में संगमा ये वाला विरोध और दूसरा 1930 की बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। तो ये दोनों विरोध आपको याद रखने चाहिए, फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम व्यापार की समस्या के ऊपर बात करते हैं। जनजातीय लोग जब को काम देने के लिए और जंगल में ये जो कार्य कर रहे थे तो उसके लिए जल्दी जल्दी जो है शहरों से व्यापारी और महाजन जंगलों में आने लगे और वो वन उपज को खरीदने और इनको नगद कर्जा देने और आदिवासियों से मजदूरी करवाने के लिए इनको रखने लगे। तो ये बदलाव धीरे धीरे ही इनकी समझ में आए। पहले तो इनको अच्छा लगा, इससे जो है इनका कुछ रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। तो अब ये करते क्या थे, ये करते थे रेशम का उत्पादन करते थे और यूरोप में 18वीं शताब्दी में रेशम के जो वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, तो उनकी यूरोप में भारी मांग होगी। तो भारत में अच्छी किस्म का रेशम जो है वो मिलता था और जिसकी वजह से लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था रेशम का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी ज़ोर शोर से रेशम के उत्पादन के ऊपर जोर भी दे रही थी। तो हज़ारीबाग का जो झारखंड का एरिया है वहाँ पर संथाल लोग जो है रेशम के कीड़े
पाल रहे थे। ये 1,000 कृमि कोशों को इकट्ठा करते तो बदले में 3-4 रुपए इनको मिल जाते थे। और ये कृमि कोश ये व्यापारी वर्धमान या गया में भेज देते, वहाँ इनको इससे 5 गुना ज़्यादा कीमत मिलती। और मान लीजिए 5-4 रुपए है तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 20 रुपए इनको वहाँ पर कीमत मिल जाती, जबकि जो एक्चुअल में उत्पादन कर रहे थे उनको 4 रुपए मिले। तो इतना भयंकर मुनाफा जो है ये बीच वाले व्यापारी महाजन कमा रहे थे। तो इन बिचौलियों को इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था जिसकी वजह से ये आदिवासी लोग इनको अपना दुश्मन समझने लग जाते। अब ये देखिए, एक औरत है, औरत अपना घर का भी काम करती है और जहाँ पर अपने खेत में या जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री तक जो है अपने बच्चे को भी लाद कर देखिए किस तरीके से ये काम के लिए गई हुई है। ये औरत जो है घरेलू काम के साथ साथ जो है एक तरह से चटाई बनाने का भी काम कर रही है। तो ये हजांग औरत है। अब देखिए 1920 के दशक की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार में झरिया और रानीगंज ये कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, जहाँ पर 50% से भी अधिक श्रमिक आदिवासी थे। ये आदिवासी हैं और इतने खतरनाक दम घोटू खदानों में इनको उतारा जाता और कई बार इनकी डेथ भी हो जाती। तो ये आप स्थिति देख सकते हो। तो इसमें जो है खदान में हर साल 2,000 से ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु हो जाती थी। अब काम की तलाश में ये लोग दर बदर भटक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो 19वीं सदी में इनको चाय के बागानों में काम मिलने लगा। तो चाय के बागानों में और झारखंड की खदानों में, इन दो क्षेत्रों में इनको काम दिया जाने लगा। आदिवासी इनमें बड़ी संख्या में भर्ती किए गए और इसमें जो ठेकेदार थे वो इनको बहुत ही कम कीमत पे भर्ती कर लेते और ये ना तो इनको वापस जाने देते और ना ही वहाँ पर पूरी मजदूरी देते थे। तो इस तरीके की स्थिति इनके साथ बनी हुई थी। तो ना तो ये उस काम को छोड़ सकते हैं और ना ही ये जा सकते, इस प्रकार के एग्रीमेंट भी इनके साथ कर लेते थे। अब जैसे ही महाजनों की और सरकारों की बात इनकी समझ में आती है तो इन्होंने 19 और 20वीं शताब्दी में क्या किया, इन जनजातीय लोगों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर पाबंदियाँ लगी थी। जो जो इनके अपने कारोबार थे उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी थी और नए टैक्स व्यापारियों और महाजनों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था इनके खिलाफ एक बगावत की। इसमें जो पहली बगावत थी 1831 और 32 में, जिसे कोल आदिवासियों ने किया था। और 1855 में संथालों ने बगावत की थी। और मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह 1910 में हुआ था। इसी तरीके से 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह जो है वो हुआ था। और बिरसा जो है जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था। अब बिरसा आपको याद होगा, तो चैप्टर की शुरुआत में आपने ये नाम सुना होगा। अब बिरसा मुंडा जाति का एक व्यक्ति है जिसका जन्म 1870 के दशक में के मध्य हुआ। इनके पिताजी एक गरीब थे, काफ़ी गरीब थे, जो गडरिए थे, भेड़ बकरियाँ चुराते थे और बांसुरी बजाते थे। अनेक स्थानों पर इनके पिताजी नाचते और गाते भी थे। इस तरीके से इनका जो जन्म है या इनकी परवरिश जो है बोहड़ा के आसपास हुई और गरीबी से काफ़ी हताश थे। और गरीबी का कारण मुख्य रूप से ये बाहरी लोगों को मानते थे, अंग्रेज़ों को मानते थे, जिन्हें ये दीकू कहते थे। और उनसे जो उन्होंने उनके द्वारा जो उत्पीड़न इनके साथ किया गया है उनसे बिरसा अपने इन आदिवासी लोगों को आज़ाद करवाना चाहते थे। और ये खुद को इस इलाके का मूल वंशज मानते थे और ये ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। जब इनको स्थानीय स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला तो उनमें जो अंग्रेज़ों का जो पाठ्यक्रम था वो पढ़ने का मौका मिला। तो उसमें ये उसने सुना मुंडा समुदाय जो है एक स्वर्ग
का साम्राज्य जो हासिल कर सकते हैं और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं, और एक शर्त है, अगर वो ईसाई बन जाएं तो। इस प्रकार की आदतों को छोड़ दें और हो सकता है वो एक अच्छे इंसान बन जाए। लेकिन कुछ समय के बाद बिरसा जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। वैष्णव का मतलब है जो विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है, और ये जनेऊ धारण किया हुआ था और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे थे। बिरसा जो है एक अपने किशोरावस्था से ही जिन जिन लोगों के संपर्क में रहे, उनको अपने विचारों से इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। ये समाज को सुधारना चाहते थे, और इन्होंने अपनी जो जनजाति है मुंडा, उनसे आह्वान किया कि आप शराब पीना छोड़ दें, गांव की सफा को साफ रखें, और डायन और जादू टोटकों में विश्वास ना करें। इस प्रकार की बातों को ऊपर जो है इन्होंने ध्यान दिया। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों पर भी आ, लगातार इनका विरोध किया, जो मुंडा शैली को लगातार नष्ट कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी जो जनजाति है उनके उद्धार के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने एक सतयुग की चर्चा की, जिसमें जो है मुंडा लोगों का जो शासन था, और हमें उन्हें पुनर्जीवित रखना चाहिए, और हमें अपने उन्हीं आदर्शों के ऊपर चलना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो हैं ये करते थे, और अपनी जो बरादरी की जो स्थिति थी उनमें सुधार करना चाहते थे। और इसके अलावा ये आंदोलन, इन्होंने कई प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य से बिरसा ने आंदोलन, जो भी राजनीतिक उद्देश्यों से ज़्यादा इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उन राजनीतिक उद्देश्यों के को पूरा ना करने के बीच में परेशानी पैदा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए। अब आंदोलन इन्होंने मिशनरियों, महाजनों और हिंदू भूस्वामियों और सरकार को यहाँ से बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करने के लिए किए थे। इनका मानना था, अगर ये सभी बाहरी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी जितनी भी प्रकार की समस्याएं वो हल हो जाएंगी। तो इस प्रकार का इनका मानना था। तो अंग्रेज़ों की शक्ति दिखाई, और उस शक्ति के परिणाम से इनको 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया, और दंगे फसाद को लगाने के आरोप में इनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई। 1897 में 2 साल की सज़ा काटने के बाद वापस आते हैं, और स्थान स्थान पर गांव-गांव में जाकर घूमते हैं, और लोगों को अपने परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरीके से आह्वान करते हैं लोगों से, आप जो है इनकी इन जो बाहरी दिक्कू हैं, जो यूरोपीय वासी हैं, इनका जो है विरोध करें, और जिससे जो है, और सभी को बोलते हैं इनके नियमों और कायदे कानूनों को आप नष्ट करें। और सफ़ेद झंडा बिरसा का एक प्रकार से राज का प्रतीक था, उसे अपनाएं। तो इन्होंने सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल किया था। और फाइनली 1900 में इनकी जो है बिरसा की हैजे की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तब से ये आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। इसमें औपनिवेशिक सरकार के ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया, जिनके ज़रिए दिक्कू लोगों की जो है ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना किया जा सके। और दूसरा, इनके आंदोलनों से जो अन्याय की वजह से विरोध हो रहा था, जो इनके साथ अन्याय हुआ था, उनके प्रति इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से कुछ हद तक इन्होंने इन दिक्कू लोगों की स्थिति में सुधार करने का भयंकर प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर को आप पूरा कर लिया होगा। तो इसमें अगर एक बार वीडियो को अच्छे से सुने, और सुनने के बाद इनके जो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।